हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं RSM-SSB कंप्यूटर का 19 दिसंबर का 2021 का सॉल्यूशन पार्ट बी को देखेंगे। 70 नंबर में से आप ये भी बताना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आफ्टर दिस। ओके, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट ये है, जो मैंने पेपर डिस्कस किया था लास्ट ईयर का कंप्यूटर का, उसका डिस्कशन से यहाँ पर क्वेश्चन बने। तो आप देख लेना वो कितना इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों ने वो देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से सीधा डायरेक्ट टिक कर दिए होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोर्स में से बहुत सारी चीज़ें सेम टू सेम पूछी गई हैं। आप आगे जब क्वेश्चन आएंगे कोर्स में उठा के देख लेना, अभी भी कोर्स वहीं की वहीं है, उसमें से देख लेना सेम टू सेम क्वेश्चन लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं। ASO कोर्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो और इस पेपर को पूरी तरह से देख लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। मैं दोबारा से ये बात रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि जो बच्चे समझदार हैं वो एक बार में ही समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ज्योमेट्रिक मीन। पार्ट ए को डिस्कस आप अपने आप में कर लेना, और 30 क्वेश्चन तक पार्ट ए में है, बाकी 31 से पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिक मीन के लिए सही नहीं है। जैसे दो संख्याएं ए और बी, इसका आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो वो बनेगा अंडर रूट के ए इंटू बी। अब ये संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इनमें से कोई भी एक को जीरो ले लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा दोनों कंडीशन में। तो ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिक मीन में कभी भी किसी ऑब्जर्वेशन को नहीं लेना है, या फिर ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन जो जीरो दे रखा है आपको ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकालना है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये कह रहा है कि इनमें से क्या गलत है। तो पहली बात तो ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, चाहे एल्जेब्रिक या फिर अर्थमेटिक मीन हो, कोई भी मीन हो, ये सभी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज आते हैं। एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन का है इट इज नॉट सुटेबल, तो ये बात कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड में कह रहा है इट इज लीस्ट अफेक्टेड, बिल्कुल यह बहुत कम अफेक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू से। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द वैल्यू इज सेट इज जीरो, यानी अगर कोई जीरो है वैल्यू तो वहां पर उस केस में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू मेजर सीजनल वेरिएशन कंपैरेटिवली यूटिलाइज द गिवन डेटा लेस। ये पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर मेंशन कर रखी है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। अब इसमें कहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसको हम सीजनल वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत कम यूज करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये कहा है कि जो सीजनल वेरिएशन है उसको मेजर करना है। सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए एक ये मेथड है, एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी मेथड है। लेकिन सभी मेथड में ये तीनों जो मेथड है, रेशियो टू ट्रेंड, लिंक रिलेटिव मेथड और रेशियो टू मूविंग मेथड, ये तीनों मेथड जो होते हैं सीजनल वेरिएशन को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करने के काम आते हैं। लेकिन सिंपल एवरेज मेथड जो है प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर आंसर नहीं देता है सीजनल वेरिएशन के लिए। तो मैं अपनी तरफ से आंसर बता रहा हूँ कंप्लीटली, तो इसका ऑप्शन ए जो है परफेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है कि दिए हुए 6 मान फॉर द गिवन 6 वैल्यूज, ये आपको 6 वैल्यूज दी हुई हैं, और इसके बाद कहा है कि द 3 ईयरली मूविंग एवरेज क्या होगा। 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, तो तीनों को जोड़कर बटा 3 करना है इसमें। ये 3 साल का मूविंग एवरेज हो जाएगा इसके लिए। तो 15, 24 और 18 कितने होते हैं, 57 होते हैं। 57 बटा 3 यानी कि 19। इसके बाद बात करें इसकी, 24, 18, 33 को जोड़ोगे बटा 3 करोगे तो 75 बटा 3 कितना होगा, 25। इस तरह से बाकी आ जाएंगे 31 और कितने, 43। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस क्या होगा। मतलब मेन एम एग्रीकल्चर सेंसस का क्या होता है। जैसे हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं तो उसका मेन एम क्या है, एक तो डेटा का कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन के बाद गवर्नमेंट प्लान बनाती है, उसके बाद एग्जीक्यूट करती है। और उसमें हम क्या यूज करते हैं पॉपुलेशन सेंसस के लिए, कि हमें जेंडर चाहिए, जेंडर के अकॉर्डिंग देखना है, हमें एज के अकॉर्डिंग देखना है, एज के अकॉर्डिंग के बाद हम जो है फिक्स कर लेते हैं 0 to 1, 0 to 6 ईयर के अकॉर्डिंग देखना है हमें। तो हम जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, उनकी गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है मेन एम क्या है, तो पहला कह रहा है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एट द सेंटर, यानी कि सेंट्रलाइज यूनिट है जो डेटा को क्या करती है, कलेक्ट करती है। तो ये बात सही, हमने जब कोर्स में पढ़ा था कंप्लीटली, वहाँ पर यही पढ़ा था कि एक सेंट्रलाइज यूनिट है जो क्या करती है, सभी डेटाओं का कलेक्शन करती है। सेकंड में कहा है इंस्पेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड मेंटेन बाय पटवारी। तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, टू क्लासिफाई लैंड फॉर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर पर्पजेज, मतलब एग्रीकल्चर पर्पज यानी कृषि और जंगल के लिए जो लैंड क्लासिफाई की गई है उसका भी क्या आंकड़ा अपने पास स्टोर रखना।
तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है बी एक्स वाई बी वाई एक्स आपको दे रखा है कि टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन बी एक्स वाई विल बी। हमने एक चीज पढ़ी और मैंने आपको जोर देकर भी कहा कि ये क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी वे में पूछा जा सकता है। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, बात क्लियर थी। जब हमने ये पढ़ लिया था कि भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो लिमिट है वो 0 to 1 है, तो यहाँ पर एक ये चीज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ही बहुत छोटा सा हो जाएगा, ये सिंपल सा। हमने 2-3 पॉइंट भी पढ़े थे कि अगर एक यूनिट से ज्यादा है तो दूसरा यूनिट से कम होगा। सिंपल सा हमने ये भी पढ़ा था कि बी एक्स वाई इज लेस देन 1 है तो बी वाई एक्स डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इतना हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर क्या कह रखा है कि भाई बी वाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो हमें बी एक्स वाई निकालना है। इसके साथ हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि अगर बी वाई एक्स या बी एक्स वाई में से एक भी पॉजिटिव या एक भी नेगेटिव होगा तो बाकी उसी साइन के सेम होंगे। तो बी वाई एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ऑप्शन भी कैसा होगा, ये ऑप्शन कट गया ऑटोमेटिकली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 3 ऑप्शन बच गए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसकी वैल्यू 2 रख लेते हैं और एक बार इसकी वैल्यू हम 1/3 लिख लेते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू 2 लिखते हैं यानी बी वाई एक्स कैसा है, 2 है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर मैं इसको मानता हूँ इस ऑप्शन को, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे एक से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। यानी कि मैं वैल्यू कौन सी ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, मान के 2 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 ले ली। अब सोचो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो डेफिनेटली ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। बात आगे समझ में आपको। अब इसके बाद ऑप्शन बी और डी पर आते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 ले ली है और इसने बोला है 1 से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, लेकिन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा ही होगा। सिंपल सी बात है। अब मैं इसमें गुणा करूंगा तो इनका गुणा होने पर क्या होगा, वो सिंपल सी बात है लेस देन 1 ही आएगा। कैलकुलेट करने पर 1/3 गुणा 2 कर लो, चाहे 1/2 गुणा 2 कर लो, क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। तो ये आंसर एक पॉसिबल है। अब चूंकि ऑप्शन 4 भी है, लेकिन ऑप्शन 4 में क्या है, ओनली पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओनली पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये कैसा होगा, संख्या 1/2 भी हो सकती है और ये संख्या 2 भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर हो गई। जब 2 दूनी 4 हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो डेफिनेटली ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर वैसे ही एक ऑप्शन निकल के आ रहा है जो कि ऑप्शन बी है, वही आंसर है, लेकिन फिर भी चेक करना चाहते हो क्रॉस में तो कर सकते हो कि 1/3 अगर आप इसको लेते हो तो इस संख्या को भी 1/3 या 1/2 या फिर आप इसको 3 ले सकते हो। बात क्लियर है। जब इसमें से कोई भी संख्या लोगे तो मैक्स वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसका मैक्स प्रॉफिटेबल आंसर कौन सा होगा, जो आपके मार्क्स दिलाएगा, वो होगा ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चों ने इसमें डेफिनेटली ऑप्शन डी किया होगा या ऑप्शन सी किया होगा, लेकिन इसका आंसर जो है परफेक्ट वो ऑप्शन बी है, ना कि और कोई ऑप्शन। ध्यान रखना ये बात। 35 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईयरली पब्लिकेशन ऑफ सीएसओ इन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो पब्लिकेशन है वो कौन से। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया कि जो DES डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वो एक बुक निकालता है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान की बुक है, तो राजस्थान निकालेगा। तो यहाँ पर जब CSO है तो सेम बुक CSO बनाता है, लेकिन वो किसकी, इंडिया की, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया। अब इसका दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी बताया था, चैप्टर में जो पढ़ाया था कि 1949 में सबसे पहले जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया तो किसके द्वारा किया गया, तो CSO के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो कहलाती है एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम के नेम से। तो ए और बी इसके परफेक्ट आंसर होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। यानी ए और बी दोनों कैसे होंगे, सही होंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एट द सेंटर मल्टीपर्पज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आर मेनली कंडक्टेड बाय। देखो सोशियो सर्वे जो होता है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, वो NSSO जो है कंडक्ट कराती है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 38, और वो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट डेटा रिलेटिव टू मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम ऑफ ए फैमिली। यानी कि एक ही फैमिली के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि आपकी सैलरी है 20,000 की, 20,000 सैलरी में आपने एक घर खरीद लिया और उस होम लोन को दे रहे हो आप 10,000 रुपये होम लोन के दे रहे हो।
बाकी आपने सामान कुछ खरीद लिया, आइटम खरीद लिए और उन आइटम के आपको मंथली लग गए 5,000 रुपये। इसके साथ आपने एक कार खरीद ली और कार का लोन जो आप पे कर रहे हो वो कितना है 5,000 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो 20,000 है उसमें आपने परसेंटेज डिवाइड कर दिया इसका कि 50% मैं जो है होम लोन के लिए दे रहा हूँ और इसके साथ जो है 25% में सामान के लिए और रिमेन 25% जो है वो कार लोन के लिए। सिंपल सी बात है। तो जहां पर भी परसेंट की बात आ जाएगी या जहां पर भी एक हम कलेक्टिव उसकी बात करते हैं कि जब हम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उन आइटम को हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसको इंडिकेट करते हैं ओनली पाई चार्ट से। तो जब मैंने आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन का बताया था तो वहां पर आपको ये पॉइंट प्रॉपरली क्लियर किया हुआ है। तो जो बच्चे अभी एनरोल्ड हैं ऑलरेडी उन्होंने देखा होगा कि वीडियो खोलकर देख लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो, और पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपने टिक भी किया होगा। वहां पर मैंने मेंशन कर रखा है कि जब भी बात परसेंटेज की आएगी या जब भी बात ऐसी अमाउंट की आएगी जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आइटम्स को और आइटम को हम जो है एक डेटा में या फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर हम ओनली पाई चार्ट को लेंगे। जैसे कि ये पाई चार्ट मैंने बनाया तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये तो है कार के लिए, ये है किसके लिए, सामान के लिए, और ये जो हाफ पार्ट है ये किसके लिए, होम लोन के लिए। सिंपल सी बात है। तो ये समझ में आ गया इजिली। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई डायग्राम या फिर पाई चार्ट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। आपके प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन में देख लेना, डिस्कस करते टाइम मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था ये, और मैंने कहा भी था हो सकता है आपसे अब की बार अर्थमेटिक मीन पूछ ले, और पूछ लिया उसने। जो ज्योमेट्रिक दो पढ़े थे हमने, एक तो था ज्योमेट्रिक मीन और एक था अर्थमेटिक मीन। हमने पढ़ा था कि भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पियर एंड पार्शियल इंडेक्स का वो होता है फिशर इंडेक्स फॉर्मूला, और अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्पियर एंड पार्शियल इंडेक्स फॉर्मूले का अर्थमेटिक मीन होता है क्या, डॉर्बिश बाउले। तो ये हमने पढ़ लिया था पॉइंट, और मैं आपको बार बार इस पर जोर देकर कह रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने गलत किया है बहुत ही दुख की बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी बहुत दुख की बात है, लेकिन सही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40 आई थिंक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सैलरी ऑफ ए पर्सन इन द बेस ईयर इज 2,000 रुपीज पर एनम and in the current year ₹5,000 the CPI is 325 then the allowances required to maintain the same standard of living। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई एक बेस ईयर था, यानी पुराने समय की बात है 1990s की, तब 100 रुपये में जो सामान आता था, आज CPI कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से सिंपल सी बात है। या यहाँ पर जो है आज वर्तमान में यानी करंट की बात करें तो वर्तमान में वही सेम हम 10 किलो आलू की बोरी 100 रुपये में ले आते थे 1990s में, आज सेम 10 किलो आलू की जो बोरी है वो 325 रुपये में आ रही है। तो बेसिकली वो कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर पहले आपके पास 2,000 रुपये आते थे मंथली, इन 2,000 रुपये में आप पूरे परिवार का पेट भर लेते थे, 5 मेंबर होते थे और 5 मेंबर को जो खाने के लिए चाहिए वो 2,000 रुपये में मंथली हो जाता था। लेकिन आज 325 चूंकि CPI हो गई है, वही चीज सेम 325 रुपये की आ रही है। तो 2,000 रुपये जब उस टाइम पर खर्च करते थे तो आज कितनी जरूरत है उन पैसों को, सेम उतने अमाउंट को, उतनी चीजों को लेने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब 100 रुपये खर्च होते थे तब आज कितने खर्च होंगे, 325। एक उस टाइम पे खर्च होता था तो आज कितना खर्च होगा, 325/100। जब उस टाइम पर 2,000 खर्च होते थे तो आज कितने खर्च होंगे, तो जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6500। यानी कि आज वर्तमान में उतने 5 लोगों का पेट भरने के लिए आपको 6500 रुपये की जरूरत है। अब इसने सिंपल सा ये कहा है कि आप महंगाई के दौरान सरकार ने आपकी जो है सैलरी बढ़ा दी, और सैलरी बढ़ाकर 5,000 कर दी। 5,000 में क्या पेट भर पाओगे, जब आपकी जरूरत ही 6,500 की है। तो सिंपल सी बात है नहीं। तो यहाँ पर कितने पैसे और चाहिए, 6,500 माइनस के 5,000, सिंपल सा 1,500, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉपुलेशन कंटेनिंग 30 यूनिट 5 यूनिट्स आर ड्रॉन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी सेम स्पेसिफाइड यूनिट इंक्लूडेड इन द सैंपल इज। देखो ये कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने आपको विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों बताया है। क्योंकि कितने में सेलेक्ट कर रहा है, 30 में से कितने सेलेक्ट कर रहा है, 5 सेलेक्ट कर रहा है, तो 5 बाई कितना, 30। तो इसका लीस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कैलकुलेट करते आना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है या फिर कैसा है, फॉल्स है। अब यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन, इफ r इक्वल टू 0 देन द लाइन ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। r इक्वल टू 0 पे क्या होता है, पहली बात तो tan थीटा क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है कि tan थीटा होता है 1 माइनस की r स्क्वायर अपॉन में कितना r,
और सिग्मा एक्स वाई अटर्न टर्म। अब मैंने आर इक्वल टू 0 रखा है यहाँ पर, जैसे ही 0 रखूंगा तो 1 माइनस 0 अपन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और थीटा इन्फिनिटी ये कब आता है, जब टेन थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, यानी कैसा, जो रेग्रेशन लाइन होंगी वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। अब नेक्स्ट इसमें ये तो सही है। अब नेक्स्ट इसमें बोला है बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट हैव द सेम साइन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था बी एक्स वाई या फिर बी वाई एक्स या फिर आर में से कोई भी एक साइन किसी का होगा तो बाकी सभी का भी सेम साइन होगा, यानी बी एक्स वाई अगर प्लस है तो बी वाई एक्स भी प्लस और आर भी प्लस। सिंपल सी बात है, ये भी कैसा है, सही है। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द अरिथमेटिक मीन, जो मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि जो आर है ये बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का कैसा होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। तो ये गलत है। हमने जो भी पॉइंट पढ़े थे उनमें था कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। इवन मैंने आपको बताया कि मल्टीपल जो होता है वो मैक्स कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये कैसा होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स क्या होगा, जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। तो ये जो बात है ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर, इसने बोला फॉल्स कौन सा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली सही हो ही जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, यानी जो वेरिएंस है पहले एन नेचुरल नंबर का, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन। अब इसको करने का तरीका देख लो। यहाँ पर क्या, ये एन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एन इक्वल टू 3 लेते हैं, यानी कि 3 नेचुरल नंबर ले रहे हैं पहले वाले। तो पहले 3 नेचुरल नंबर कौन से हैं, एक तो 1 है, 2 है और 3 है। हमने 3 नेचुरल नंबर ले लिए, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर हमने ले लिए हैं। ये हमारे पास डेटा है ऑफ एक्स, एन इक्वल टू 3 हो गया, 3 नेचुरल नंबर हो गए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बात कर रहा है प्रसरण की या फिर किसकी, वेरिएंस की। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस के एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स बार निकालो, एक्स बार कितना आएगा, पहली बात तो सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 6 बटा 3, तो जो एक्स बार आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना हमें क्लियर हो गया। सम ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14। तो जो वेरिएंस होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 14 अपॉन में कितना 3 माइनस के 2 दूनी कितना 4, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। अब हमें वेरिएंस आ गया कितना, 2/3 सिग्मा स्क्वायर। एन इक्वल टू 3 रखने पर किसमें 2/3 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 चेक करोगे, 3 3 9 माइनस 1 8/12, कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन था, ऑलरेडी पहले से ही आया वो क्वेश्चन, मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेशनरी इफ, यानी कि कोई जनसंख्या है वो स्थावर कब कही जाएगी। जैसे माना कि किसी गांव की जनसंख्या 5000 है, अब मैं बोलूं कि लगातार 10 साल से इसकी जनसंख्या 5000 है, तो आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही नंबर में लोग जो है खत्म हो जा रहे हैं। यानी जन्म लेने वाले जो लोग हैं, बर्थ जिनकी है, जितने लोग माने 50 लोग बर्थ हैं, 50 बच्चों का जन्म हो रहा है, तो जो डेथ है वो भी 50 लोगों की हो जा रही है। तो सिंपल सा जो नंबर है वो फिगर कांस्टेंट रह रहा है, यानी कैसा है, स्थावर है, स्टेशनरी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि ये 50 है, ये 50 है, तो इसका मतलब ये 1:1 भी है, मैं ये भी बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो बर्थ है और डेथ है उसका रेशियो कैसा है, इक्वल है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है, मृतकों की संख्या समान है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट में कहा है प्रत्येक वर्ष में जन्म और मृत्यु का अनुपात समान है, बिल्कुल सही बात है। जब 50-50 का मतलब 1:1 हो गया तो सिंपल सा दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा है कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग डज नॉट यील्ड गुड रिजल्ट, यानी कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग कब अच्छे रिजल्ट नहीं देती। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि आप कोई भी सैंपल रैंडमली उठा लेते हो, पहला जो सैंपल होता है वो रैंडमली उठ जाता है। जैसे कि बहुत सारे सैंपल है, यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक सैंपल है, और यहाँ पर आपने क्या है, रैंडमली सेकंड नंबर का जो सैंपल है वो आपने रैंडमली उठा लिया, ये आपने चूज कर लिया, फिर आपने बोल दिया हर 50वें नंबर पे जो सैंपल होगा वही क्या होगा, हमारा सैंपल हो जाएगा, वो हमारे सैंपल में कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, 2 से 50 बाद जो है वो जो सैंपल है वो कंसीडर हो जाएगा, उसके 50 बाद जो सैंपल है वो कंसीडर हो जाएगा। यानी आप क्या कर दिए, एक फिक्स ऑर्डर इंटरवल डिसाइड कर दिया, उसके आधार पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो है सैंपल डिसाइड कर रहे हो। अब ये कह रहा है पहले ऑप्शन में वेरिएशन इन यूनिट इन पीरियोडिक, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, पीरियोडिक अकॉर्डिंग हम नहीं लेते हैं।
यूनिट एट रेगुलर इंटरवल आर कोरिलेटेड। बिल्कुल, रेगुलर इंटरवल में सिस्टमेटिक जो सैंपल है वो अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन पीरियडिक जो केस है उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होना चाहिए, परफेक्ट आंसर। ये कह रहा है कि कब अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते, जब केस पीरियडिक का होता है। लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल की बात हो रही है, चूंकि यहां पर कैसा है, रेगुलर इंटरवल है, तो हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बेसिकली सिस्टमेटिक सैंपलिंग का मतलब भी यही है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है कि Q1, Q2 एंड Q3 आर 3 क्वार्टाइल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। प्रॉपर्ली पढ़ाई हुई हर चीज, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आप कोर्स से मैच करोगे ना, सेम क्वेश्चन मिलेगा। वहां पर मैंने लाइन रिपीट की हुई है, मैंने अभी भी वीडियो वहीं पर है, सेम चीज है, कहीं पर भी कोई वीडियो ना तो हटी है ना डिलीट हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सेम वहीं की वहीं वीडियो। आप देखना उनको ध्यान से, आपको सेम की सेम पॉइंट मिलेंगे। आपको क्या करना है, वहां पर आपने जो देखा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसमें क्या था, बेसिकली जो फॉर्मूला था, जो भी आप स्क्यूनेस का देख रहे थे, Q1 प्लस के Q3 माइनस के 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस के Q1, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने स्क्यूनेस के लिए। अब एक चीज देख रहे हो, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि नेगेटिवली स्क्यूड है तो सिंपल सा ही लेस देन 0 हो जाएगा। इनकेस पॉजिटिव स्क्यूड होता तो ग्रेटर देन 0 होता, और अगर सिमेट्रिक होता तो इक्वल टू 0 हो जाता। क्योंकि नेगेटिवली स्क्यूड है तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और ये पूरी टर्म किस में चली जाएगी, 0 में चली जाएगी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, Q1 प्लस के Q3 लेस देन क्या हो जाएगा, 2Q2। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो परफेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 47 है। ये क्या कह रहा है, 1949 द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी, कौन था, PC महालनोबिस था। पहली लाइन में बताया हुआ है कि उन्होंने ही क्या की थी, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, लाशपियर हैज एंड पार्शियल फॉर्मूला हैज बायस। ओके, देखो अब ये क्वेश्चन भी आपको जब मैंने इंडेक्स नंबर पढ़ाया था तो वहां पर आपको मैंने एक जो है ब्रैकेट में बता दिया था कि ये कौन सा बायस होता है, अपवर्ड बायस और डाउनवर्ड बायस। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप ये पढ़ लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। वीडियो को देखना, जिन्होंने कोर्स ले रखा है ना वो कमेंट करके जरूर बताना कि वहां पर मेंशन है या नहीं। ओके, अब यहाँ पर ये बात कर रहा है लाशपियर फॉर्मूले की। लाशपियर फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्ड वाइज होता है, एंड जो पार्शियल फॉर्मूला है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड वाइज होता है। इसका मैंने आपको तरीका भी बताया था याद करने का, और ये भी बताया था कि कैसे होता है। पार्शियल फॉर्मूला जो होता है वो डिपेंड करता है करंट पर, जैसे कि Q1 पर क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। लाशपियर जो है वो कैलकुलेट होता है बेस पर, Q0 पर। इसलिए ये कैसा होता है, अपवर्ड वाइज होता है, और ये कैसा होता है, डाउनवर्ड वाइज होता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर टू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ टू सीरीज। देखो यहाँ पर वर्ड आया कंसिस्टेंसी, पढ़ाया है मैंने। कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता, और स्थिरता को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हम ये कैलकुलेट करें कि कोई सीरीज कितनी वेरिएबल है। अगर ज्यादा वेरिएबल है तो मतलब कम कंसिस्टेंट है, ज्यादा कंसिस्टेंट है मतलब कि कम वेरिएबल है। वेरिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, तो वेरिएबिलिटी को चेक करने का तरीका है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन में x इंटू 100, x मतलब x बार यानी कि माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी तो उस केस में कंसिस्टेंसी कैसी होगी, कम होगी। वेरिएबिलिटी अगर कम होगी तो कंसिस्टेंसी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कंसिस्टेंसी को, जो दो सीरीज की कंसिस्टेंसी उसको मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम यूज करते हैं। बात सिंपल सी समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट कोर्स में से जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड की थी उसमें सीधा सीधा पूछा गया था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, टू रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशंस। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताया था कि कहीं पर भी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, वहां पर प्रीवियस ईयर में आपके गलत दिया हुआ था, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में सेम उसी में कंसेप्ट बताया था कि कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। सिंपल से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते हुए आए हो वैसे सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें गुणा 2 का कर दो, 2 का गुणा कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 6x प्लस के 2 दूनी 4y माइनस के कितना 52 इक्वल टू क्या 0। और इस इक्वेशन में क्या दिया, 6x प्लस के y माइनस के 31। अब इस इक्वेशन में पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 1y गया तो 3y, और ये कितना 52 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे 21। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। नॉर्मल कैलकुलेट कर दिया है, मैंने आपको बताया भी था, ज्यादा कुछ झमेले में नहीं पढ़ना है। रिग्रेशन इक्वेशन दी है और आपसे मीन वैल्यू पूछी है, इजीली निकाल सकते हो नॉर्मल जिस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर पूछा है x और y की रेस्पेक्टिवली वैल्यू क्या होगी। y की 7 होगी तो सेकंड ऑप्शन में 7 देखो, केवल यही ऑप्शन है जिसमें सेकंड नंबर पे 7 लिखा हुआ है।
बाकी आप 7 को यहाँ पुट करो और x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका वही आंसर आएगा जो यहाँ पर मेंशन है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पर। ये क्वेश्चन नंबर 51 है, द ट्रेंड लाइन विद 1975 एज ऑरिजिन इज y इक्वल टू 20.6 प्लस के 1.68 इंटू एक्स, द ट्रेंड लाइन विद 1971 एज द ऑरिजिन। ये कह रहा है 1975 की लाइन दे रखी है, ठीक है, और हमें जो ट्रेंड लाइन है वो 1971 की बतानी है। मतलब हमें कितना कम करना है, 4 माइनस करना है, यानी x की जगह पर हम क्या लिख दें, x माइनस के 4 लिख दें, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, 1971 के लिए ओरिजिन लाइन होगी, ओरिजिन ट्रेंड लाइन होगी। तो यहां पर देखो 1.68 x माइनस के 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1.68 के साथ तो x रहेगा, x रहा तो यानी कि ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब दो ऑप्शन बच गए इसमें, ये और ये। माइनस के 1.68 इंटू 4 यानी कि किसका आया, माइनस का है, यानी 20.6 में से कम होगी वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 20.6 से ज्यादा वैल्यू दे रखी। कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, x की जगह पर x माइनस 4 रखें। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो 3 बताए थे कि तीनों जो टाइम सीरीज के वेरिएशन हैं उनमें क्या क्या उनके मेजरमेंट फॉर्मूलेज होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। मैंने आपको ट्रेंड का बताया, सीजनल का बताया, साइक्लिक का बताया, मैंने आपको इर्रेगुलर का नहीं बताया। इर्रेगुलर का मैंने नहीं बताया, उस टाइम पे कहा भी था कि केवल आपसे ट्रेंड और सीजनल में पूरी तरह से कैलकुलेशन पूछ सकता है। इसके ट्रेंड में तो कैलकुलेशन करवा सकता है, सीजनल में आपसे सिर्फ पूछ सकता है कि क्या फॉर्मूले हैं, और साइक्लिक में आपसे सिर्फ नेम पूछ सकता है। मैंने आपको वहां पर इंडिकेट भी किया हुआ था, ये बात को पॉइंट आउट नोट करके भी लिखाया था कि ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना वर्ड टू वर्ड है, और वहां पर आप देखना दोबारा वीडियो जाकर। तो सेम चीज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो रेसिडुअल मेथड है वो किसके लिए यूज आता है। तो रेसिडुअल मेथड आता है भैया साइक्लिक के लिए। साइक्लिक में मेथड होते हैं 3 से 4, एक तो होता है हार्मोनिक करके होता है, और एक होता है इसमें रेसिडुअल मेथड, एक होता है डायरेक्टिव मेथड, एक होता है रेफरेंस मेथड। ये है रेसिडुअल मेथड, और ये है रेफरेंस, और ये है डायरेक्ट, और ये है हार्मोनिक। ये 4 मेथड थे, चारों के नाम लिखाए थे आपको, देखना दोबारा से। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन गवर्नमेंटल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन देखो CSO, ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट इसमें प्रोग्राम इवैल्यूएशन छोड़ दो इसको, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट इसको भी छोड़ दो। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO बहुत बार चर्चा हो चुकी है, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन ऑप्शन जो 3 है ना वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, गलत है। द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट आर नॉट रिलेवेंट ऑफ फॉर कंपैरिजन। नेट रिप्रोडक्शन रेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट टेक्स into account the mortality rate. If net production rate is greater than 1, then the population has a tendency to decay. देखो मैंने 4 ऑप्शन पढ़े, 4 ऑप्शन पढ़ने पर मुझे एक बात समझ में आई कि ये ऑप्शन C-D है ना, वो क्या कह रहा है कि जैसे जो रिप्रोडक्शन रेट है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो टेंडेंसी होगी पॉपुलेशन की वो डिक्रीज होगी। मान लो 100 महिलाएं हैं और उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, और कितने बच्चों को जन्म दिया उन्होंने, ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 से मतलब 110 बच्चों को जन्म दिया है। तो यहाँ पर आप जनरेशन देख रहे हो, पहली वाली जनरेशन में 100 लोग थे, अभी इस जनरेशन में कितने लोग हैं, 110 लोग हैं। यानी कि ये क्या हो गया, अगली जनरेशन में क्या हो गया, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है। समझ रहे हो कैसी होगी, पॉपुलेशन बढ़ गई है। पहली जनरेशन में थे 100 लोग, अगली जनरेशन कितने हो गए, 110 हो गए। ये ग्रेटर देन 1 है नेट प्रोडक्शन। तो सिंपल सी बात क्या होगी, जो पॉपुलेशन की टेंडेंसी होगी वो बढ़ने की होगी, ना कि डिक्रीज होने की। तो इसने कहा डिक्रीज होने की, तो ये क्या है, गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन था, और पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर था। बस आपको 4 ऑप्शन इसमें से पढ़ने थे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। ये क्या कर रहा है, सपोज फॉर एस्टिमेटिंग y द इक्वेशन y कैप इक्वल टू 5 माइनस के 2x कैलकुलेशन द आर मेड ऑन ए गिवन सेट ऑफ डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस सिचुएशन। मतलब ये कह रहा है कि y कैप तो कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में हमें इन चारों में से बताना है कि क्या सही है। तो पहली बात है, इस इक्वेशन को बना लो, चाहो तो बनाना चाहो तो। इस इक्वेशन को जब आप बनाओगे तो x इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ पर तो y प्लॉट किया है, यहाँ पर x प्लॉट किया है। x इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना आ गया, 5 आ गया।
दूसरे कलर से बना लेता हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ 5 आ गया और ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया 5। इसके बाद यहाँ क्या है, अगर x इक्वल टू 1 रखूँगा तो यानी कि यहाँ पर और ये 2 रखने पर ये 1 है, ये 2 है, ये कितना हो गया 5 हो गया। अगर 1 रखा तो y कितना आ गया 3 आ गया, तो मैंने यहाँ पर 3 प्लॉट कर दिया। 3 कहाँ प्लॉट होगा, यहाँ प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद ये अगर x इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा 5 माइनस के 4 यानी कि 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। x इक्वल टू 2 पर y कितना आ जाएगा 1। सिंपल सी समझ में आया। तो ये जो लाइन बन रही है ना, कैसे बन रही है, बिल्कुल कुछ इस तरह से बन रही है। जब ये लाइन इस तरह से बन रही है तो आपको ये समझ में आया कि ये जो इंटरसेप्ट है, अंत्यखंड है, वो कितना है, वो है 5। पहली बात। तो दूसरा ये समझ में आया कि यहाँ पर जो m है वो वैल्यू कितनी है, -2 है। इसका मतलब इसका जो टेंजेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो जो टेंजेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। और बेसिकली आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो क्या हो रहा है, लाइन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब कैसा है, नेगेटिव है। तो पहला ऑप्शन इसमें कहा है द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज 2, गलत बात, ये नहीं है, यहाँ 2 नहीं है 5 है। द स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, जो लाइन का स्लोप है वो नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन सही हो जाए। इसने बोला इनमें से कौन सा सही है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए गिवन डेटा हैज मीन 6.5, मीडियन आपको 6.3 दे रखा है, मोड आपको क्या दे रखा है 5.4। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा क्वालिटी को इंप्रूव कर लेना। और बाकी मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर रखी है, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में बात ऐसी है कि यहाँ पर सीधा सीधा आपसे स्क्यूनेस के बारे में पूछा है। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो मीन माइनस के मोड, वेट, मीन माइनस के मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, स्क्यूनेस के लिए। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि भाई पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दे नहीं रहा है तो हम यहां पर ये देखेंगे कि जो मीन है, मीडियन है और मोड है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। आप यहां देख रहे हो कि मीन जो है वो मीडियन से ज्यादा है और मीडियन जो है वो किससे ज्यादा है, मोड से ज्यादा है। जब ये तीनों क्या है इस मैनर में लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि नेगेटिव स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर ऐसा आ रहा है तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है, और अगर उल्टा आ रहा तो कैसा होता, नेगेटिव स्क्यूड होता। लेप्टोप्रोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ये किसके लिए होते हैं, ये कर्टोसिस के लिए होते हैं, कर्टोसिस को कैलकुलेट करने के लिए। कर्टोसिस मतलब किससे, β2 को अगर वैल्यू पता है आपको तो उससे आप कर्टोसिस कैलकुलेट कर सकते हो कि लेप्टोप्रोटिक है, मेसोप्रोटिक या प्लेटोप्रोटिक है। लेकिन यहाँ पर ये स्क्यूनेस की बात कर रहा है तो स्क्यूनेस सीधा सा हम मीन मोड से निकाल देंगे, मीन मोड मीडियन से। तो इस तरीके को देखो, पहले वाले तरीके में स्टैंडर्ड डेविएशन दे नहीं रखा तो सिंपल से इस फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं होगा। तो ये है तो पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर ये उल्टा होता, साइन इस तरह से होता दोनों में, तो कैसा होता, नेगेटिव स्क्यूड होता। अभी ऐसा है तो पॉजिटिव स्क्यूड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 1A जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। भैया जब मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया था ये, तो उस चैप्टर में मैंने आपको ये स्टार पॉइंट करके लिखाया था कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और मैंने आपको वहां कहा भी था कि अगर ऑप्शन में आपको दोनों दे रखा हो तो उस कंडीशन में आप ग्रेटर देन 1 को जो है चॉइस मानोगे और उसको आंसर कर दोगे। मैंने आपको ये स्टार पॉइंट करके लिखा रखा है। मैंने आपको कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं एक ही जगह पर तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखे हैं तो ग्रेटर देन 1 को जो है प्रॉपर आंसर कर देना। तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने छोड़ा है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को छोड़ने की वजह इसकी लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पर जब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला हुआ है तो आपको निकालना है क्या, पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब ax प्लस के b इक्वल टू वाई, ध्यान से देखना है इसको, बहुत ही सिंपल सॉल्व हो जाएगा। cy प्लस के d इक्वल टू x। अगर मैं इसमें जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालूं या सॉरी रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालूं, इसमें भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालूंगा। पहली बात तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, ओरिजिन से, एंड स्केल से जो होता है वो कैसा होता है, डिपेंडेंट। तो हमें मतलब किससे, डिपेंडेंसी से। यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये किस पर डिपेंड करता है, स्केल पर डिपेंड करता है, और स्केल वो है जो आपके x या y वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। मतलब कि a और c
इसका मतलब डी और बी पर कतई डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ ए और सी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा वो भी इन टर्म ऑफ ए एंड सी आएगा, जो कि एक ऑप्शन में दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। किसी भी ऑप्शन में ए और सी के अलावा बाकी फिगर नहीं दे रखी, बाकी फिगर दे रखी हैं, लेकिन डी ऑप्शन में बाकी फिगर नहीं दे रखी हैं, ए और सी दे रखा है। और हमने पढ़ा है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वो डिपेंड करता है स्केल पर, ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है। और हमें पता है यहाँ पर स्केल कौन सा है, ए और सी। बात क्लियर समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरे अकॉर्डिंग इसका सिंपल स्वीट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है कि जो बच्चे उस टाइम ड्यूरेशन में, एक साल के अंदर, एक साल की बात कर रहे हैं, एक साल के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती है और एक साल से कम के होते हैं वो, यानी कि 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या फिर मैक्स 11 महीने, 12 महीने लास्ट, यानी एक साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु होती है उसको हम उस साल जीवित बच्चों से अगर हम कंपेयर करें तो वो रेट कहलाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब नवजात, सिंपल सी बात, नवजात की बात आएगी तो यहाँ पर 15 से 50 दे रखा है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 1 मंथ दे रखा है, ये ऑप्शन भी गलत है कि नवजात का मतलब सिर्फ 1 मंथ नहीं होता है, नवजात का मतलब 1 साल से कम का होता है। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जो इस वर्ड को ही क्लेरिफाई कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आई? केवल एक ही वर्ड से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। नंबर ऑफ डेथ बिलो एज 1 ईयर टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हालांकि 1000 होना चाहिए यहाँ पर कि 1000 जीवित बच्चों में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दे रखा। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60। ये क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन आर। अब इसमें ऑप्शन 1 देखोगे, नॉर्मली एनआरआर वेरीज फ्रॉम 0 to 5, यानी कि एनआरआर जो है वो 0 to 5 जो है वेरी करता है। सेकंड में कह रहा है कि एनआरआर कैन नॉट एक्सीड जीआरआर। एनआरआर और जीआरआर क्या है, एनआरआर मतलब कि नेट रिप्रोडक्शन रेट, जीआरआर मतलब कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। अब थर्ड ऑप्शन में कहा है कि दोनों जो है एक है, देन द फीमेल पॉपुलेशन विल एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ इनटू न्यू जनरेशन। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अगर एक जो है 100 महिलाओं का ग्रुप है, मान लेते हैं 100 महिलाएं, उन्होंने 100 बच्चों को जन्म दिया है, तो इस जनरेशन में कितने लोग हैं, 100, इस जनरेशन में कितने लोग हैं, 100 हैं। इसका मतलब ये कैसा है, कांस्टेंट है, पॉपुलेशन कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। और इस केस में एनआरआर कितना होगा, नेट रिप्रोडक्शन रेट कितना हो गया, वो हो गया 1, यानी हर एक महिला ने औसतन कितने बच्चों को जन्म दिया है, वो दिया है 1। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि एनआरआर 1 केस में कि जो नई जनरेशन है वो भी कैसी रहेगी, बिल्कुल सेम कांस्टेंट रहेगी। अगर हर एक महिला एक बच्चे को औसतन जो है जन्म देती है तो एनआरआर 1 है, उस केस में जो पॉपुलेशन है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसके बाद जब बी ऑप्शन पर आते हैं तो जीआरआर एक टर्म आती है। जीआरआर का मतलब क्या है, जीआरआर का मतलब होता है अपने पूरे जो काल चक्र है, यानी कि 45 एज जो डिसाइड की गई है, एक तरह से मान ली गई है कि इंडिया में 45 एज होती है जब तक महिलाएं बच्चे दे सकती हैं। तो 45 तक की एज में जो औसतन बच्चों की देने की क्षमता है उसको हम बोलते हैं जीआरआर, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होती है वो मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा बच्चे देने की क्षमता नहीं होती। तो एनआरआर जो है ना वो कम, हमेशा क्या होगी, एनआरआर जो है जीआरआर से हमेशा कम होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जीआरआर क्या है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, और ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट 45 एज तक हम कंसीडर करते हैं, जो उनकी मैक्सिमम एज है जिसमें वो मैक्स बच्चों को जन्म दे सकते हैं। उसके बाद जो है बच्चे देने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो एनआरआर है वो कैसी होगी, हमेशा जीआरआर से कम होगी। तो इस केस में जो बी भी सही है, जब बी सही है तो डेफिनेटली ए भी सही होगा। ए बी सी ये औसतन है 0 to 5 एनआरआर के लिए। तो इसमें ऑल द अबव क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बहुत ही सही आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। 2-3 क्वेश्चन है जो सिमिलर वे में रिपीटेड हैं। इसका जैसे जनरेशन का था क्वेश्चन, मैंने इससे पहले भी बताया था, और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी रिपीट होता हुआ दिख गया। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 61, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व में से कौन सा ऐसा कर्व है जिसका पार्ट सप्लाई कर्व है। तो इसका हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का पार्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं सेम पार्ट है क्या, सप्लाई कर्व। और एक है इसमें यूटिलिटी कर्व, ये पार्ट है किसका, डिमांड का।
डिमांड। अगर आपसे यही क्वेश्चन डिमांड के टर्म में पूछा जाए तो आप आंसर करोगे यूटिलिटी कर्व, लेकिन अगर आपसे सप्लाई कर्व बोला है वो किसका पार्ट है तो आप बोलोगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें मैच करना है कि आरएफएस, रिको, आरएस, आरटीसी एंड काजरी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ। मैंने कहा भी था आपको कि जो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडस्ट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप पढ़ लेना, क्योंकि वही सेम आपको पूछे जाए। तो यहाँ पर पहला दे रखा आरएफसी, रिको, आरएस, आरटीसी। रिको का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल, वैसे भी ऑप्शन में 1969 तो है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला था, वो मिला था 1980 में। तो हम इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1980 पढ़ते हुए आए हैं। तो ये हो गया किसका, 2 का। और इसके बाद आरएसआरटीसी जो है उसका था 1964, तो ये हो गया किसका, ये हो गया 3 का। तो इसी से अगर ऑप्शन मिला होगा, वैसे इसी से मिल जाएगा आपको रिको से। तो रिको में 2 का है 3, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। 2 का 3, 3 का 2 एंड इसके साथ चौथे का 1 है, यानी काजरी का कितना 1959 एंड आरएफसी का कितना 1955।